हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द बिटर्स रोड के एपिसोड 5 को नैरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में और ये लोग सूचन के ऊपर चैन से हमला करते हैं उसे पकड़ने के लिए, पर सूचन उनके चैन को ही पकड़ लेता है। तो उनका लीडर कहता है अपने चैन्स को काटो और पीछे आओ, पर यह काम बस 3 लोग ही कर पाते हैं और बाकी 3 लोग मारे जाते हैं। उनका लीडर कहता है ये क्या, उसने इमीडिएटली सारी हिडन घोष को खत्म कर दिया। सभी लोग जल्दी से अपने ब्लड को निकालो, हम उसके ऊपर ब्लड फॉर ब्लड डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसे एक ही हमले से खत्म कर देंगे। और फिर दोनों ही दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पर पूरा धुआं हो जाता है। और जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि सूचियों ने सभी को मार दिया है। सूचियों कहता है तुम लोगों ने फ्लैश फॉर बोन्स टेक्निक को यूज किया। फ्लैश फॉर बोन तभी कहा जाता है जब कोई अपने दुश्मन को मारने के लिए अपनी जान तक दे देता है। सूचियों आगे कहता है कि बास्टर्ड कोई एवरेज बास्टर्ड नहीं थे, मैंने जितना सोचा था वो सभी इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर आखिर वो सभी थे कौन। मुझे किसी एक को जिंदा रखना चाहिए था ताकि इन सारे सवालों का जवाब मिल सके। इवन मास्टर ऑफ स्विफ्ट ब्लेड बाइक सॉन्गवन भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को मेरा रास्ता रोकने नहीं दूंगा। मैं ऑलमोस्ट नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट पहुंचे गया हूँ, मेरा बस इंतजार करो। फिर हमें जिन्मू को दिखाया जाता है जो कि बाहर हायरंग से मिलता है। हायरंग कहते कि आप अभी पहले से बेहतर है, मैं अभी आपके पास ही आ रही थी आपको मेडिसिन देने। जिन्मू कहता है ऐसी पहली बार नहीं है जबकि मैं ऐसे इंजर्ड हुआ हूँ। हायरंग कहती है मुझे आपसे फिर से माफी मांगनी चाहिए, मास्टर वोनली ने जो करे उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ और हम लोग बिना आपके परमिशन के जगह पर आकर रहने लगे हैं। जिन्मू कहता है मैं फिर से कह रहा हूँ पहली बार नहीं है जबकि मैं ऐसे इंजर्ड हुआ हूँ और जबकि आप लोग यहाँ पर आ ही गए हैं अपना टाइम लेकर मजे कीजिए। हायरंग कहती है सच में मैं आपके काटने से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुई हूँ। मुझे लगा था आप मास्टर जिन्मू हमारे ऊपर काफी गुस्सा होंगे, स्पेशली जब हमारे ग्रैंडफादर सेंट्रल हेवनली अलायंस के 9 स्काइज हैं और मेरे ग्रैंडफादर सीकर ऑफ नॉलेज मुनुआ है। पर मेरा भरोसा करिए मैं मेरे ग्रैंडफादर जैसे नहीं हूँ। अगर मैं आपके कभी किसी काम में आ सके तो प्लीज मुझे बताइएगा। तभी हम सियोमुन फैमिली का बॉडीगार्ड योंसो को देखते हैं जो कि उन दोनों के ऊपर से नजर रख रही थी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब पैलेस में हायरंग वोनली को बुलाती है। वोनली कहता है लेडी हायरंग बात क्या है। हायरंग गुस्से में कहती है मैं कितने बार कहूँ उससे पंगा ना लेने को। वोनली डरते हुए कहता है मुझे लगा कि वो मुझे डॉज कर देगा और जैसा कि मैंने पहले कहा था वो इतना अनाड़ी होगा किसे पता था। और मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मुझे अभी अकेला छोड़ दो क्योंकि मुझे आपको इसे देखकर काफी डर लग रहा है। हायरंग कहती है वो लड़का हमारे प्लान में बहुत ज्यादा काम में आएगा, हम उसका इस्तेमाल करेंगे नॉर्दर्न हेवनली सेट के आखिरी उत्तराधिकारी के तौर पे, तो इस बात को हमेशा ही याद रखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक ग्रुप को मार के उन्हें पूरा खत्म कर देता है और इसका नाम है डीमन ऑफ केओस ताए मुकेंग। मुकेम कहता है कि मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ, वो हमारे सामने एक फाइट भी नहीं रख पाए। तभी मुकेम का एक आदमी वापस आकर कहता है लॉर्ड मुकेंग मैं वापस आ गया। मुकेम पूछता है हिडन घोस्ट रूप का क्या हुआ है। वो आदमी कहता है कि उनके मैसेज के ऊपर भरोसा करके हम लोग टारगेट को ढूंढ रहे थे, पर अचानक उन लोगों ने ऑर्डर्स लेना बंद कर दिया और तभी से हमारा उनके साथ और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और अभी पता चला है कि उन सभी को ही मार दिया गया है। मुकेंग कहता है क्या हिडन घोस्ट रूप जैसे इलेट फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसका मेंबर कहता है और बस यही नहीं। मुकेंग कहता है रुको उन सभी को किसी बच्चे ने डिस्ट्रॉय किया है और वह बच्चा वहीं पर ही रह रहा होगा जहाँ पर वो लड़की छुपी हुई है। चीजें अचानक ऐसा पलट जाएंगी मैंने सोचा भी नहीं था। वेल देन बॉन्ड ऑफ डार्क वुल्फ, चलो हम लोगों को अभी खरगोश के शिकार पर जाना है। फिर सीन कट होता है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में। सियोमू कहीं जा रहा था, तभी योपोल जो कि फोर्डेड हेवंस के इलाट टाइगर गार्ड है आकर कहता है मुझे तुम्हें ढूंढने में कुछ समय लग गया, तुम अचानक ही बिना कहे कहां पर गायब हो गए थे। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी, लगता है कि तुम अभी इस जगह पर रहते हो, पर मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ पर कभी मिलूंगा। मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया कैसे हो मेरे प्यारे पुराने दोस्त। सियोमू गुस्से में कहता है क्या पुराने दोस्त, मुझे पता नहीं था कि अगर तुम अपने दोस्त के गर्लफ्रेंड को ले लेते हो उसके बाद भी उस आदमी को दोस्त कहाँ जाता है। तुम कितने लकी हो तुम इलाट टाइगर गार्ड्स तक पहुंच गए। अभी अपने काम पर फोकस करो और मेरे सामने कभी मत आना। योपोल कहता है तुम उस चीज को लेकर अभी भी गुस्सा हो। योपोल कहता है तुम इस चीज को लेकर अभी भी गुस्सा हो। जो भी तभी हुआ था उसका लेकर मैं काफी गिल्टी फील करता हूँ, पर मैंने पहले भी कहा था कि उसने ही मुझे चूज किया था और उसने ही जोर दिया था कि हम दोनों शादी कर लें। यह बात सुनते सियोमू को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो योपोल को मारने आ जाता है और कह रहा था मुझसे झूठ कहना बंद करो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ये सब कहकर मौक करने की, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा ही गाड़ दूंगा। पर उल्टा योपोल उसके ऊपर हमला करके उसका हाथ पर कट लगा देता है और कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुमसे बस अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हम लोग इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। ये सब कहने के लिए मुझे माफ कर दो,
पर मेरे दोस्त तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा। यहाँ पर मैं कुछ और दिन रहूंगा तो हम लोग कभी ना कभी तो फिर से मिलेंगे। तो अच्छा होगा कि तुम अपनी एटीट्यूड को ठीक कर लो और तुम्हारे घाव ज्यादा गहरे नहीं है, पर चीजें बिगड़ने से पहले जाकर ट्रीटमेंट करवा लेना। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सियोमो की गर्लफ्रेंड उसके पास थी और वो अगले सीन में योपोल के साथ चली जाती है। फिर सीन कट होता है और हमें जिन्मू को दिखाया जाता है जो कि फौज में बैठकर कुछ सोच रहा था, और हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब जिन्मू और यूना खाना खा रहे थे। तभी जिन्मू एक हेयर पिन गिफ्ट के तौर पर यूना को देता है। यूना कहती है ये क्या है? जिन्मू कहता है क्या तुम कंफ्यूज हो, ये एक तोहफा है। यूना कहती है एक तोहफा तुम मुझे दे रहे हो? जिन्मू कहता है तुम कह रही थी कि तुम जल्दी यहाँ से चली जाओगी, इसलिए हमारे अलग होने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाह रहा था। यूना कहती अभी तुम मुझे एक तोहफा दे रहे हो इस एज में, इस दिन में? यूना फिर वहां से वापस आने के बाद इसी के बारे में सोच रही थी, तो इसी को ही तोहफा कहा जाता है। यह फीलिंग सच में काफी अच्छी है और ये हेयरपिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी सारियों वहीं पर आता है जिसे देखकर यूना हेयरपिन को छुपा देती है। सारियों कहता है यंग मिस मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ कि मास्टर यहाँ पर जल्दी ही पहुंच जाएंगे, पर आपने मेरे आते ही कौन सी चीज को छुपा दिया? यूना कहती है कि कुछ भी नहीं है, तुम चिंता मत करो। सारियों कहता है यंग मिस आप हमारी इकलौती होप है, तो प्लीज इस बात को अपने दिमाग में रखना, आपको किसी के साथ ही पर्सनल अटैचमेंट रखनी नहीं चाहिए। यूना कहती है कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारियों कहता तो फिर मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। फिर हमें सियोमो को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग करते हुए सोच रहा था योपोल झूठ कह रहा है, वो यहाँ पर ये सारी बातें कहकर मुझे धोखा देना चाह रहा है। पर रुको, अगर वो जो कह रहा है वही सच है तो फिर क्यों उसने आखिर मुझे क्यों छोड़ा? क्या योपोल के पास कुछ ऐसा है जो कि मेरे पास नहीं? वेल ये बात सच भी हो सकती है, मैं तो किसी भी एंगल से कुछ स्पेशल हूँ नहीं और ना ही मैं योपोल से बेहतर हूँ। योपोल इतना टैलेंटेड है कि वो 4 डेड हेवंस के इलाइट टाइगर गार्ड्स में आ गया है जो कि 9 स्काइज की एक ग्रेट फैमिली है। उसके कंपैरिजन में मैं यहाँ पर बस रहकर एक नौकर की तरह ही काम कर रहा हूँ। मैंने ब्लू स्काई ब्लेड को भी सीख लिया है, पर मैं अभी भी बस बिगिनर स्टेज पर ही पहुँच पाया हूँ। आखिर में इतना सब कुछ करने के बाद भी इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहा? क्या यही मेरी लिमिट है? क्या मैं इसे बेहतर कभी हो नहीं कर सकता? मैं उसके बारे में हमेशा ही भूलने की कोशिश करता हूँ, पर वो मुझे बार बार याद आने लगती है। क्या मैं सबसे कभी छुटकारा नहीं पा सकता? मेरे बात को याद रखना, मैं सभी को ही मार दूंगा। डार्क इल्यूजन ऑफ द डिस्ट्रस्ट हार्ट। जब तुम खुद के ऊपर डाउट करने लगते हो तुम्हारा दिल अंधेरे में समा जाता है। तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है वो बस तुम्हें तुम्हारे डाउनफॉल की ओर ही ले जाएगा और तुम्हें कभी अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तुम अपने जिस खामी को देख रहे हो उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हो, वो चीज कभी तुम्हें पूरा डिफाइन नहीं करती कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। एक बार तुम अपने अंदर के गुस्से को शांत कर दो, तुम्हारा दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जैसे कि ये कोई आईना हो जो कि तुम्हें सच दिखाता हो। तुम एक पानी की तरह हो जो कि कितने भी नीचे क्यों ना चले, जो हमेशा ही बेहतर रहते हो। पर जैसे ही इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ने लगती है तुम भाप बनकर उड़ने लग जाते हो। अपने दिल का प्रिंसिपल भी कुछ ऐसा ही काम करता है। अगर तुम शांत रहोगे तो तुम पानी की तरह कहीं भी जा सकते हो, पर अगर तुम गुस्सा हो जाओगे तो तुम भाप बनकर उड़ जाओगे। और इन्हीं बातों को सुनते हुए सियोमो ट्रेनिंग कर रहा था और वह पहले से काफी अच्छा भी करता है, और ये देखकर वो खुद भी काफी हैरान था। आखिर की एनर्जी कैसी थी? ये सब ऐसा था जैसे ही किसी ने मेरे सामने डोर को खोली है और मुझे सही रास्ता दिखा रहा है कि आखिर मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। फिर हमें जिन्मो को दिखाया जाता है जो कि ग्रेट लाइब्रेरी के ऊपर बैठकर पढ़ रहा था। चलो आज के लिए बहुत पढ़ाई हो गई, चलो वापस चलते हैं। जिन्मो फिर वापस जा रहा था तभी युवक इमेज की को सेंस करता है और हम देखते हैं कि सूचो सेट के डोर पर खड़ा हुआ है। जिन्मो सोच रहा था उसके पास तो कितनी इंटेंस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पर अभी टूट जाएंगे और मैं नीचे गिर जाऊंगा। उसके की को देखकर लग रहा है कि वो कोई मार्शल मास्टर है और जिन्मो को अभी तक पता नहीं है कि यही सूचियोन है। सूचियोन कहता है तो यह नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट, ये काफी इम्प्रेसिव है। तभी वहीं पर वॉनली और बाकी सारे आ जाते हैं। वॉनली कहता है ब्रदर तुम फाइनली यहाँ पर आ गए, ये जरूर बहुत ही लंबी और डिफिकल्ट जर्नी होगी। सूचियोन कहता है ऐसा लग रहा है कि मेरा बड़ा भाई और छोटी बहन मेरे से पहले यहाँ पर आ गई है। हायरन कहती है आपके ये कपड़े, आपके साथ क्या कुछ हुआ है? वॉनली कहता है ब्रदर बताइए क्या हुआ है, क्या आप ठीक है? हायरन कहती है आपका आखिरी ओपोनेंट जिसके साथ लड़ाई करके आपका 100 मैन चैलेंज को पूरा करना था वो थे स्विफ्ट ब्लड मास्टर सांगवोन। क्या आपका ये चोट उनके साथ लड़ने की वजह से आई है? जिन्मो ये सुनकर सोचने लगता है 100 मैन चैलेंज, अगर यही बात है तो क्या इसका मतलब यही सूचियोन है? यहाँ पर सूचियोन कहता है वो आदमी डेफिनेटली एक वर्दी ओपोनेंट था, पर वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मुझे चोट पहुंचा सके। वो ओनली फिर कहता है कि अभी के लिए अंदर चलिए, पहले हम लोग आपके ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे। पर मैं ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ कि आखिर किस बास्टर्ड ने सूचियोन का यह हाल किया है। द एनलाइटेंड पिलर जोक्सेम का तीसरा बेटा है सूचियोन।
सूजियोन फिर कहता है को सभी काफी सस्पिशियस लग रहे थे, पर अभी चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं वो आदमी हूँ जिसने पूरे मोरिम वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। इस सब बात को छोड़ो, पर वो लड़का जो वहाँ पर खड़ा हुआ था आखिर वो कौन है? हायरंग कहती है वो नॉर्दर्न हेवनली साइड के डिसेंडेंट मास्टर जिनमू है, पर वो काफी कमजोर है तो उनके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं। जिनमू यहाँ पर वापस आकर सोच रहा था तो यह था सूजियोन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसे यहाँ पर मिलूंगा, पर आखिर उन लोगों को उसके साथ रिश्ता किया है। पर उसके पास जो हो रहा है वो काफी डरावनी है। उसकी की एनर्जी तो एक और ही लेवल की है। उसके बाद मौका आकर कहते हैं मैं फोर्डेड हेवेंस का इला टाइगर गार्ड हूँ और मैं यहाँ पर आपको एक संदेश देने आया हूँ। आपको हुआचन पैलेस में डिनर में इन्वाइट किया गया है। जिनमू कहता है वाह, गेस्ट आकर ऑनर को इन्वाइट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। मॉक कहता है ठीक है, तो कल डिनर के समय हुआचन पैलेस में पहुंच जाना और उन्होंने तुम्हारे कजिन को भी लाने की परमिशन दे दी है। तो दोस्तों यह था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।